नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सिंजो एआई, आपका यूपीपीसीएस प्रिपरेशन का स्मार्ट दोस्त। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख राजाओं के दरबारी कवि और विद्वान जिन्होंने उस काल की संस्कृति, साहित्य और इतिहास को गढ़ा। इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुषाण वंश के राजा कनिष्क की, जिन्होंने लगभग 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के मध्य शासन किया। इन्होंने अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक, वसुमित्र जैसे विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। कनिष्क के राज दरबार के सबसे महान साहित्यिक व्यक्ति अश्वघोष थे। ये कनिष्क के ही समय में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी थे। इन्होंने बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारपुत्र प्रकरण जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की। कनिष्क के दरबार की ही एक अन्य विभूति नागार्जुन महायान बौद्ध परंपरा के प्रमुख दार्शनिक थे। ये शून्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इन्होंने माध्यमिक सूत्र तथा प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की। माध्यमिक सूत्र में ही इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। पार्श्व कनिष्क के राजगुरु थे तथा इनके प्रयासों के कारण ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। दरबार के एक और रत्न चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। वास्तव में चरक संहिता के मूल लेखक अग्निवेश थे, जिन्होंने अग्निवेश तंत्र की रचना की थी। बाद में चरक ने इस ग्रंथ का संशोधन, विस्तार और संपादन किया, इसलिए आज ये चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। वसुमित्र, ये कनिष्क के समय में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही महाविभाषा सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिनके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी, जिन्हें नवरत्न कहा गया है। इसमें कालिदास, वरामिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, वररुचि, घटकर्प, क्षपणक, शंकु तथा वेताल भट्ट जैसे विद्वान थे। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालवी काग्निमित्रम जैसे प्रसिद्ध नाटकों के अतिरिक्त मेघदूतम, जो कि एक दूत काव्य है, तथा महाकाव्य रघुवंशम की रचना की। वारामिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे। इनके द्वारा पंचसिद्धांतिका, लघु जातिका, बृहद जातिका, बृहद संहिता ग्रंथों की रचना की गई। इसमें से पंचसिद्धांतिका और बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या तथा भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इनके अतिरिक्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेद के आचार्य धन्वंतरी, अमरकोश के रचयिता अमर सिंह, व्याकरण के ज्ञाता वररुचि, यमक अलंकार के प्रसिद्ध कवि घटकप, ज्योतिष विद्या के विद्वान क्षिपणक, वास्तुशास्त्र के ज्ञाता शंकु, तांत्रिक विद्वान तथा जादूगर वेताल भट्ट जैसे विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। आइए अब तीसरे क्रम में बात करते हैं कांची के पल्लव वंश के महान राजा सिंहविष्णु के दरबारी कवि भारवी की। ध्यान रखिएगा कि हम जिन राजाओं और दरबारी विद्वानों का उल्लेख कर रहे हैं, वे सभी कालक्रमानुसार ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भारवी संस्कृत साहित्य के एक अत्यंत प्रसिद्ध और गौरवशाली कवि थे। इनकी कृति किरात अर्जुन नियम संस्कृत साहित्य के पंच महाकाव्यों में प्रमुख स्थान रखती है। पुण्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबार में कादंबरी और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट निवास करते थे। इनकी रचना हर्षचरित से हर्ष के जीवन, उनके परिवार, राज्य तथा समकालीन समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। कादंबरी का लेखन बाणभट्ट के जीवनकाल में पूरा नहीं हो सका। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया। अब पांचवें क्रम में बात करते हैं कन्नौज के स्वतंत्र और शक्तिशाली राजा यशोवर्मन की। इनके दरबार में 2 महान साहित्यकारों का विशेष स्थान था, भवभूति और वाक्पतिराज। भवभूति संस्कृत के श्रेष्ठतम नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित जैसे नाटकों की रचना की। वहीं दूसरी ओर वाक्पतिराज ने प्राकृत भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ गौरवहो की रचना की।
इसी ग्रंथ से हमें कन्नौज नरेश यशोवर्मन के व्यक्तित्व, उनकी वीरता और उनके समय की घटनाओं की बहुमूल्य जानकारी मिलती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि कश्मीर के काकरोट वंश के महान सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड ने जब यशोवर्मन को पराजित किया, तब उन्होंने भवभूति और वाक्पतिराज को अपने राजदरबार में बुलाकर आश्रय प्रदान किया। पाल वंश के राजा धर्मपाल के राजदरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र को संरक्षण प्राप्त था। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा के महान दार्शनिक तथा राजा धर्मपाल के गुरु भी थे। हरिभद्र वर्तमान बिहार में स्थापित विक्रमशिला मठ के संस्थापक भिक्षुओं में से एक थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह कि हरिभद्र एक बौद्ध विद्वान थे, जबकि हरिभद्र सूर्य एक जैन आचार्य थे। अब 7वें क्रम में बात करते हैं राष्ट्रकूट राजवंश के महान सम्राट अमोघवर्ष के राजदरबार की। अमोघवर्ष का दरबार विद्वानों का अद्वितीय केंद्र माना जाता है। इनके दरबार में जिनसेन, महावीर आचार्य, साकतायना, गुणभद्र और श्री विजय जैसे महान विद्वान निवास करते थे। आइए अब इन सभी विद्वानों के बारे में कुछ और तथ्य जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिनसेन की। ये एक प्रसिद्ध दिगंबर जैन आचार्य थे। अमोघवर्ष के शासनकाल में वे राजगुरु और राजा के मुख्य सलाहकार के रूप में बेहद सम्मानित थे। इन्हें जैन साहित्य की 2 महान कृतियों आदिपुराण और महापुराण के रचनाकार के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है। इनकी विद्वानता ने राष्ट्रकूट काल को दक्षिण भारत का साहित्यिक स्वर्णयुग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने हरिवंश पुराण का बड़ा हिस्सा भी लिखा और बाद में उनके ही शिष्य गुणभद्र ने इस ग्रंथ को पूरा किया। महावीर आचार्य जैन धर्म को मानने वाले एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने गणित को व्यवस्थित रूप देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक गणित सार संग्रह की रचना की। ये ग्रंथ वास्तव में एक पूर्ण गणितीय विश्वकोश है, जिसमें बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रफल, व्यापारिक गणनाओं और संख्याओं के व्यावहारिक उपयोग सब कुछ स्पष्ट और सरल तरीके से समझाया गया है। साकतायना अमोघवर्ष के दरबार के एक प्रसिद्ध व्याकरणकार थे। इन्होंने अमोघवृत्ति नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ व्याकरण पर आधारित है। श्री विजय संस्कृत एवं कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने राजा अमोघवर्ष के साथ मिलकर कन्नड़ भाषा के ग्रंथ कविराजमार्ग का सह लेखन किया। अमोघवर्ष के एक और दरबारी गुणभद्र एक प्रतिष्ठित जैन दिगंबर आचार्य थे। ये जिनसेन के शिष्य थे और अपने गुरु की कृतियों को आगे बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुणभद्र ने जिनसेन की मृत्यु के बाद उनके 2 प्रमुख महाग्रंथों महापुराण और हरिवंश पुराण को पूर्ण करने का कार्य किया। वास्तव में महापुराण के 2 भाग हैं, आदि पुराण तथा उत्तर पुराण। आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा उत्तर पुराण के लेखक गुणभद्र हैं। जिनसेन और गुणभद्र की कृतियों को लेकर अक्सर थोड़ा भ्रम हो जाता है। आइए अब इस सूची की सहायता से इस कन्फ्यूजन को दूर करें। आठवें क्रम पर बात करते हैं कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश के महान सम्राट महेंद्रपाल के दरबारी कवि तथा विद्वान राजशेखर की। ये संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान तथा राजा महेंद्रपाल के गुरु थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में महेंद्रपाल को निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र जैसी उपाधियों से संबोधित किया है। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: कर्पूरमंजरी, काव्यमीमांसा, भुवकोश, हर विलास, विद्धसालभंजिक तथा बालरामायण। चलिए अब राजशेखर के दरबारी जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। राजशेखर को महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी व पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में भी समान रूप से संरक्षण एवं सम्मान प्राप्त था। अर्थात ये कह सकते हैं कि राजशेखर महेंद्रपाल तथा महिपाल प्रथम दोनों के दरबार से संबंधित थे। अब आते हैं 9वें क्रम पर। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर को त्रिपुरी के कलचुरी वंश के राजा युवराज प्रथम के दरबार में भी संरक्षण प्राप्त था तथा इन्हीं के दरबार में रहते हुए राजशेखर ने काव्यमीमांसा तथा विद्धसालभंजिक नामक ग्रंथों की रचना की। दरअसल यहाँ समझने वाली बात यह है कि राजशेखर ने अपने प्रारंभिक साहित्यिक जीवन की शुरुआत त्रिपुरी के कलचुरी वंश के राजाओं के दरबार से की थी। इसके उपरांत वे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल के आश्रय में पहुंचे। बाद में जब गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की पराजय राष्ट्रकूटों के हाथों हुई, तब राजशेखर पुनः कलचुरी वंश के युवराज प्रथम के दरबार में लौट आए।
10वें क्रमांक पर है राष्ट्रकूट राजवंश के सम्राट कृष्ण तृतीय के दरबारी हलायुध। हलायुध प्रसिद्ध कवि तथा गणितज्ञ थे। इनकी प्रसिद्ध कृति कवि रहस्य है तथा इन्होंने अभिधान रत्नमाला नामक रचना की जो हलायुधकोश नाम से अधिक लोकप्रिय है। परमार राजवंश के शक्तिशाली और कला प्रिय राजा वाकपति मुंज के दरबार में अनेक श्रेष्ठ कवि और विद्वान निवास करते थे। इन्हीं में प्रमुख थे यशोरूपावलोक के प्रसिद्ध रचयिता धनिक, नव सह सांकचरित के महान लेखक पद्मगुप्त और दशरूपक जैसे महत्वपूर्ण नाट्य ग्रंथ के रचयिता धनंजय। आइए अब 12वें क्रमांक पर बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक सत्याश्रय के राजदरबार की। इनके दरबार में आचार्य विमलचंद तथा कवि रन को संरक्षण प्राप्त था। आचार्य विमलचंद जैन दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान तथा सत्याश्रय के राजगुरु भी थे। सत्याश्रय के दूसरे दरबारी कवि रन एक प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं गदायुद्ध व अजित पुराण है। गदायुद्ध में भीम और दुर्योधन के मध्य युद्ध का वर्णन है, जबकि अजित पुराण जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ के जीवन पर आधारित है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि कन्नड़ कवि रन को तैलब द्वितीय तथा उनके उत्तराधिकारी सत्याश्रय दोनों के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। परमार राजवंश के सबसे प्रसिद्ध सम्राट राजा भोज एक पराक्रमी शासक होने के साथ ही विद्या तथा कला के उदार संरक्षक भी थे। राजा भोज स्वयं एक महान विद्वान तथा कवि थे और उनके दरबार में अनेक श्रेष्ठ कवि और पंडित विद्यमान थे। इनमें प्रमुख नाम हैं भास्कर भट्ट, जो संस्कृत के अत्यंत विद्वान पंडित थे, जिन्हें काव्य, व्याकरण और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। राजा भोज के ही दरबार के प्रतिष्ठित कवि दामोदर मिश्र तथा धनपाल, जो जैन कवि थे और अपनी रचना तिलक मंजरी के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हुए। आइए अब 14वें क्रमांक पर बात करते हैं एक बार फिर से कल्याणी के चालुक्य वंश की, लेकिन इस बार बात होगी विक्रमादित्य षष्ठ के राजदरबार की। इनके राजदरबार में कश्मीर के प्रसिद्ध कवि विल्हण तथा हिंदू धर्मशास्त्र परंपरा के विद्वान विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विल्हण स्वयं कश्मीर के कवि थे, लेकिन वे विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में पहुंचे और उनके राजकवि बने। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में विक्रमांक देवचरित एक संस्कृत महाकाव्य है जो विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन और विजयों का वर्णन करती है, तथा चौरपंचाशिका जो संस्कृत साहित्य में प्रेम काव्य की श्रेष्ठ कृतियों में से एक है। विक्रमादित्य षष्ठ के दूसरे दरबारी विज्ञानेश्वर हिंदू धर्मशास्त्र परंपरा के एक प्रमुख और अत्यंत प्रामाणिक विद्वान थे। इनकी प्रमुख रचना मिताक्षरा है, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई एक प्रसिद्ध संस्कृत टीका है। ये भारतीय धर्मशास्त्र की अत्यंत प्रामाणिक एवं प्रभावशाली टीकाओं में से एक है। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पहले भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हिंदू उत्तराधिकार के लिए मुख्य आधार मिताक्षरा ही थी, लेकिन बंगाल में दायभाग पद्धति प्रचलित थी। अब बात गुजरात के चालुक्य वंश की, जिन्हें सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के दो महत्वपूर्ण शासकों राजा जयसिंह सिद्धराज और उनके उत्तराधिकारी कुमारपाल, दोनों ने आचार्य हेमचंद्र को अपना संरक्षण प्रदान किया। आचार्य हेमचंद्र जैन धर्म के महान आचार्य, व्याकरणकार, कवि और दार्शनिक थे। ये जैन धर्म के श्वेतांबर परंपरा के प्रमुख अनुयायी थे। लोग इन्हें कले काल सर्वज्ञ कहते थे, जिसका अर्थ है अंधकार काल में सर्वज्ञ। आचार्य हेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। योग शास्त्र, इसमें जैन दर्शन के अनुसार योग और साधना विधि का विस्तार से वर्णन है। परिशिष्ट पर्वन, ये ग्रंथ जैन धर्म का इतिहास तथा तीर्थंकरों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तथा कुमारपाल चरित, ये कुमारपाल के जीवन के साथ साथ चालुक्यवंशीय शासकों के इतिहास पर भी प्रकाश डालती है। इस ग्रंथ को द्वयाश्रय भी कहते हैं। 16वें क्रमांक पर बात करेंगे बंगाल के सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि तथा विद्वानों की। इनके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, जिनमें से 5 प्रमुख विद्वानों के समूह को पंचरत्न कहते थे। ये 5 प्रमुख विद्वान इस प्रकार है: दोई, शरण, जयदेव, गोवर्धन तथा उमापतिधर। आइए अब इन सभी की प्रमुख रचनाओं को जान लेते हैं।
गोवर्धन ने आर्य सप्तशती की, धोई ने पवन दूतम की, उमापतिधर ने देवपाड़ा प्रशस्ति शिलालेख की तथा जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। इन पंचरत्नों के अतिरिक्त लक्ष्मण सेन के दरबार को ब्राह्मण सर्वस्व के प्रख्यात रचयिता हलायुद्ध तथा विद्वान श्रीधरदास जैसे महान पंडितों की उपस्थिति का गौरव भी प्राप्त था। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के शासनकाल में मुख्यमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर प्रतिष्ठित थे। आइए अब 17वें और इस वीडियो के अंतिम क्रमांक पर बात करते हैं प्रसिद्ध कवि तथा विद्वान कल्हण की। इन्हें कश्मीर के लोहार राजवंश के राजा हर्ष तथा जयसिंह दोनों के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। कल्हण ने अपने प्रारंभिक साहित्यिक जीवन की शुरुआत लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबार से की थी। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना राजा जयसिंह के समय की। कल्हण ने राजतरंगिणी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है तथा इस ग्रंथ में 8 तरंग व 8000 श्लोक है। राजतरंगिणी से कश्मीर के काकरोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन भारत के राजा तथा उनके दरबारी विद्वानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।